पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं कि आज का मुद्दा है क्या इस पैकेज के जरिए। तो देखिए ये पैकेज, फिर आगे बढ़ते हैं डिबेट की तरफ। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास लोकसभा प्रत्याशी नहीं है? क्या बड़े नेता चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं? ये सवाल सियासी फिजा में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लोकसभा की पहली लिस्ट में 3 विधायकों पर दांव लगा चुकी है। अब खबर है कि अगली लिस्ट में कई विधायकों और कुछ पूर्व विधायकों को 24 के रण में उतारने का ऐलान हो सकता है। 24 में एमएलए लगाएंगे नैया पार। मुरैना में जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, दमोह से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती, विदिशा से सिल्लवानी विधायक देवेंद्र पटेल, जबलपुर से पूर्व विधायक लखन घनगोरिया, शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फंदेलाल मार्को, मंदसौर से विधायक विपिन जैन, उज्जैन से तराना विधायक महेश परमार, इंदौर से पूर्व विधायक और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, बालाघाट से पूर्व विधायक हिना कावरे, राजगढ़ से पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी, रीवा से पूर्व विधायक नीलम मिश्रा। इससे पहले पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 3 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने मंडला लोकसभा सीट से ओमकार सिंह मरकाम, भिंड लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया और सतना लोकसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा की जंग में कांग्रेस विधायकों को झोंकने पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। आपको अंदेशा स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस को प्रत्याशी मिलेंगे भी कहां, जब कांग्रेस के पीसीसी पूर्व अध्यक्ष से लेके एक ब्लॉक अध्यक्ष तक का कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा है। कांग्रेस के सो कॉल्ड बड़े नेता कमलनाथ जी के मुख्य लोगों में से जो उनके खास लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो जहाज डूब रहा है और वहां से यात्री निकल कर भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 29 के 29 लोकसभा सीटें जीत रही है। खुद अच्छा करें तो गप, हम करें तो बुरा और हमारा अपराध। अपने आईने में भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा देखना चाहिए। हमें आयातित उम्मीदवार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमें पहला जो सोच हमारा डेवलप हुआ है कि पहले इनसे 2-2 हाथ कैसे करना है, तो 2-2 हाथ करने के लिए पहलवान हमारा कौन होगा ये कांग्रेस आला कमान तय करेगा। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मोहर लगेगी और जल्द ही नाम घोषित हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो प्रदेश की 18 में से 6 से 7 सीटों पर नाम लगभग तय हैं। अगर दिग्गज दंगल में ताल ठोकने को तैयार नहीं है तो विधायकों पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए मजबूरी है तो जरूरी भी है, क्योंकि विधायकों का अपना जनाधार है, पब्लिक कनेक्ट है। शायद इसी के चलते कांग्रेस आपदा में अवसर की तलाश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है उम्मीदवारों का अभाव, विधायकों पर दांव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर कांग्रेस को इस तरफ क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों नहीं जाना पड़ेगा साहब। सवाल ये है, रसद कार्यकर्ताओं का साथ सबसे ज़्यादा किसके पास और किसके साथ होता है? ये होते हैं विधायक, सांसद और निचले स्तर पर आइए तो पार्षद या पंचायत प्रतिनिधि। पार बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आज एक संस्थान में अपना दायित्व निभा रहे हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है, अभी तो आपके पास शक्ति है साहब, अभी तो आप जुड़े हैं एक चैनल से। जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं देखेंगे, फिर एक दिन तो मुलाकात होगी ही। इसीलिए जो पूर्व हो जाते हैं वो अभूतपूर्व नहीं होते, वो वाकई पूर्व से और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास न रसद और गोला बारूद होती है और न ही उनके पास एक ताकत होती है। अब सवाल ये है, कांग्रेस को क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसकी रसद लंबे समय से कटी हुई है सर। पहले तो 2018 तक कटी थी, फिर 14 महीने के लिए एक पाइपलाइन जुड़ी, तो जल्दी जल्दी पात्रों को भरने का प्रयास हुआ कि सब बरकरार हो, लेकिन वो करते इसके साथ ही फिर सरकार गिर गई, फिर गड़बड़ हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है और बीजेपी बहुत चतुराई से न सिर्फ आपके गोला बारूद और रसद को ख़त्म कर रही है, बल्कि ये भी कर रही है कि अब बीजेपी युक्त कांग्रेस के जितने भी नेता हैं
वो इधर आ जाएं और युक्तिकरण में युक्तियुक्तकरण में हो जाए। चलिए, तमाम बातें हैं। सबसे पहले 3 सवाल। क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है कि विधायक लोकसभा लड़ेंगे? जवाब हमने ही देने की कोशिश की है। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस दिग्गजों को उतारने में इसी कड़ी में विधायकों को मैदान में उतार रही है? ये भी एक कारण है, क्योंकि विधायक अपने कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बहुत लोकसभा में 6 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं मैक्सिमम, तो वहाँ वो कम से कम अपना एक आधार तो रखता है। और तीसरा सवाल, 24 की लड़ाई में कांग्रेस विधायक क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे? एग्जिस्टिंग जो विधायक हैं वो बन सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। और अब चलेंगे हम अपने मेहमानों की तरफ। कौन कौन है हमारे साथ हैं? राजपाल सिसोदिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। आनंद जाट जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता हैं। और मनोज सैनी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मैं देख रहा था कि मनोज, आनंद जी के चेहरे पे निश्चित तौर पर जी कि कई बार जैसा आप और हम देखते हैं कि हमारी टीम का प्लेयर अब दूसरी टीम में जाके बड़ा क्रूशियल गेम खेल रहा है। अब तो ये बात तो लगती ही है यार कि पहले हियाँ था, अब हुआ है, और हुआ से हमको भी चोटवा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो तकलीफ तो होती है, आनंद जी के चेहरे पर भी वो है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ बहुत निर्ममता से फैसले होते हैं, कांग्रेस करे या बीजेपी करे। कैसे कहेंगे आप विधायकों पर दांव? क्यों क्यों क्यों? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है शरद जी। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के सामने ये खड़ी हो गई कि जिन विधायकों पर वो दांव लगाना चाहते हैं वो विधायक भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जैसे संजय शर्मा के नाम की बड़ी चर्चा थी नर्मदापुर से, अभी अभी खबर आ रही, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जीतू पटवारी पूर्व विधायक है, लेकिन मालवा में खासकर इंदौर में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। कई बार हार जीत होती रहती है, लेकिन लोकसभा में हार जीत का फर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उससे मुफीद कोई चेहरा नहीं है। संजय शुक्ला जैसा चेहरा अब रहा नहीं, तो ये दिक्कतें तो है कांग्रेस के सामने। और शायद इसीलिए आनंद जी भी, तेंदुखेड़ा से जो पूर्व विधायक हैं संजय शर्मा, वो संजय शर्मा नर्मदापुर से उनको लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन शायद उन्होंने मना कर दिया, जिस तरह की खबरें आ रही। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो बीजेपी के पास रसद बारूद बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के पास दिक्कत यही है। और बुरे समय में जब ऐसा दौर आता है तो ये परीक्षा की घड़ी भी होती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक अलग परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है। इस बीच में खबरें ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इंतजार कर रही है कहीं 2014 की तस्वीर ना आ जाए, जब उदय प्रताप सिंह, भागीरथ प्रसाद छोड़कर चले गए। मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप पुरानी हिंदी फिल्में अगर देखते हो, कन्हैया लाल आपको याद आते होंगे, मदर इंडिया। बिल्कुल। और अब कन्हैया लाल, बीजेपी के कन्हैया लाल पहुंचते होंगे कांग्रेस के पास। सुना है बोले तू टिकट लेके लड़ने वाला है नर्मदापुरम से, पगला गया क्या? बेटा मेरी बात मान, बीजेपी में आ जा, जो बोलेगा वो हो जाएगा। बिल्कुल। कन्हैया लाल का ये अंदाज भी बड़ी मुश्किल। आनंद जी 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 सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी बुदनी से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा से उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया? क्या भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है विदिशा में? जी। ये एक मतलब जब सवाल हों तो एक तरफ नहीं होने चाहिए। दूसरा, एक मानवीय त्रुटि की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सर। वो लखन घनघोरिया जी ग्वालियर पूर्व से विधायक हैं, अभी पैकेज में पूर्व विधायक आया है। बिल्कुल ठीक है आपने, जबलपुर से। जी पूर्व से, ग्वालियर की नहीं, जबलपुर पूर्व से। हाँ सॉरी, जबलपुर पूर्व से विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक। जी। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है, ये आप लोग चला रहे हैं। मैंने तो खुद दावेदारी की है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। और मेरे जैसे कई युवा हैं जो बहुत उम्मीद से कांग्रेस के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। तो यहाँ कोई संकट नहीं है। और असली मुद्दा ये है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है या भाजपा मजबूत हो रही है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या मजबूत भाजपा देश के युवाओं को रोजगार दे पा रही है? क्या मजबूत भाजपा देश के आम आदमी की ज़रूरतों सरोकारों से कुछ जूझ पा रही है? महंगाई कम कर पा रही है? क्या देश में जो सेना का सम्मान था उसको अग्निवीर पर लाकर कम नहीं किया गया है? मजबूत भाजपा या मजबूत कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। देश की मजबूती कहाँ है? देश में अगर 80 करोड़ लोगों को 10 साल के शासन के बाद 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सबका साथ सबका विकास वाली नीतियां नहीं हैं।
यहाँ एक बड़ा प्रश्न देश के सामने है कि एक मजबूत सरकार हमने चुनी जो वसूली गैंग की तरह व्यवहार कर रही है। तो प्रश्न कांग्रेस और भाजपा का बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दे देते तो कांग्रेस कमजोर हो क्या फर्क पड़ जाता? अगर आप महंगाई पर 100 दिनों में प्रहार कर देते, अगर 450 में जब यूपीए की सरकार का सिलेंडर था, ये आपका मैं अधिकार मुद्दे पर ही बात है, कर रहा हूं। आपने भाई मुझे उत्तर दे दे कि विदिशा में क्या प्रत्याशी नहीं थे क्या, जो वर्तमान विधायक को वहां से लड़ा दिया? ये तो देखने का नजरिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो आपने उठाई भी और वो होनी भी चाहिए कि किसी व्यक्ति की क्षेत्र में लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है। तो जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो जनता ने उन्हें चुना है, वो उस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ताओं की भी पसंद हैं, और निश्चित तौर पर चुनाव बड़े संसाधनों का मामला है, तो ऐसे समय में उनके पास संसाधन भी हैं। तो पार्टी जो है वो मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती है, इसलिए रणनीति। मैं आपके जोश, आपकी भावना को मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जी, लेकिन ये मौका ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें सामने भी आएँ कि अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, इनके बयानों से जैसे कहते हैं ना कि धरती वीरों से खाली नहीं हुई है कि मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ूंगा नहीं, अगर पार्टी मौका देगी तो आसपास के 2-4 और सीटों के लिए प्रयास करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के ही मतलब बिलोंग करते थे, प्रधानमंत्री तो देश के ही होते हैं। अब उन्होंने कहा एक समय भोजन करो तो देश सहमत हुआ। बिल्कुल आज कांग्रेस पर अगर चुनौती है तो कितने कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान है कि मैं गोदाम बेच दूंगा, ये गहने ले लीजिए मेरे घर परिवार की महिलाओं के, लड़िए चुनाव, हमें लड़ना है। सवाल ये भी है कि नहीं वो देखिए वो एक अलग विषय, वो देखने वाले बड़े समझदार हैं सर वहाँ, वो मेरी भावना भी समझ रहे हैं, आपकी मर्यादा भी समझ रहे हैं कि आप हटकर नहीं बोलेंगे, मेरी मर्यादा भी समझ रहे हो, कई बार कोसते भी होंगे कि टाई वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। चलिए मैं आता हूँ सिसोदिया जी की तरफ। सिसोदिया जी, सवाल ये है कि हम करें तो कोहराम और आप करें तो अदा हो गई, आप करें तो सब बेहतर है। आपके यहाँ से भी तो लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा से, लेकिन ये बड़ा मीडिया कहता है, टाई वाले हम लोग कहते हैं कि ये अदा है बीजेपी की। जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी पहले भी इसी सीट से सांसद रहे हैं, उनकी पुरानी सीट है, विधायक बनने के पहले यहीं से सांसद हुआ करते थे। एक बात। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए काम के आधार पर, विशेष करके डबल इंजन की हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमारी दोनों सरकारें काम कर रही, राज्य और केंद्र की, इन दोनों सरकारों के द्वारा देश के अंदर किए हुए विकास कार्यों को लेकर और गरीब कल्याण के जो हमने कार्यक्रम किए हैं, उनके माध्यम से गरीबों का जीवन स्तर जो ऊंचा उठाने का विनम्रता से प्रयास किया है, उन दोनों बातों को लेकर आज हम मतदान केंद्र के ऊपर है और हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय कर लिया है कि जब मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा का कलंक भारत से हटता है तो फिर उस मतदान केंद्र के ऊपर 370 वोट से हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर। अब तो लीड बढ़ाने की बात चल रही है, हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में आ रहे हैं और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस क्राइसिस में है। अब मैं बहुत विधायकों और उस विषय में नहीं जाता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक रिकॉर्ड और बना रहे हैं आप उसका जिक्र भी कर दीजिए, कांग्रेसियों को शामिल करने, उसी विषय पे आ रहा था मैं। वो भी रिकॉर्ड है सर, क्यों कांग्रेस 10 पूर्व मुख्यमंत्री मोह जो है भंग हो रहा है जी, क्यों मोह भंग हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में अगर हम बात करें, मैं मध्य प्रदेश का नेता हूं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा और मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मैं सोचता हूं, समझता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रमुखता से 2 कारण सामने आए। एक तो ये कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कार्यकर्ता से लगा के तो नेता तक, वो जीतू पटवारी जी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मानने की मनोस्थिति में नहीं है और उसी की बदौलत आज देखेंगे आप कि जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनने को 2.5 माह से अधिक का समय होने को आया है। प्रदेश की वर्किंग कमेटी नहीं बनी है, कई सारे जिले अध्यक्ष विहीन, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विहीन है। अब ऐसे में आज आम चुनाव में जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं, कर वर्किंग कमेटी नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, कैसे कांग्रेस अपना संगठन नीचे तक ले जाएगी, मैं नहीं समझ सकता हूँ। दूसरी बात, आज मध्य प्रदेश के नीचे से नीचे छोटे से छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता से जब बात होती तो वो कहता है कि मेरी पार्टी रामद्रोही हो गई, मैं नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ समाज के अंदर जाके। वो कुंठित है कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको अपराध बोध से ग्रसित हो गया है वो, और इस वजह से भी जब वो समाज में जाता है और लोग उससे नज़र मिलाते हैं तो वो नज़र नहीं मिला पाता है। उससे लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारी पार्टी रामद्रोही क्यों हो गई, क्यों निमंत्रण अस्वीकार कर दिया राम जन्मभूमि के भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का? तो उसका जवाब नहीं है उसके पास, और उस चीड़ में,
उस अपराध बोध से ग्रसित होकर उस कुंठित मनोस्थिति में वह जो है 7820 पे मिस कॉल दे रहा है और उस मिस कॉल से वो सदस्य भी बन रहा है। और कोई प्रबुद्ध और व्यवस्थित बड़ा कांग्रेस का नेता जब इधर आता है तो भारतीय जनता पार्टी पे भी कार्यालय में भी फिर उनका जो है स्वागत करने की व्यवस्था हमने वहाँ कर रखी है। कैलाश जी कहते हैं कि सिसोदिया जी तो कलदार हैं, कलदार खनकता है, चिंता ना करें। तो जो कांग्रेसी आ रहे हैं वो क्या है सर, जो बीजेपी में हो गए हैं वो क्या है? अब देखिए, निश्चित तौर पर जी। कलदार तो हमारा कार्यकर्ता है ही सही, और जो हमारी विचारधारा को आत्मसात कर लेता है वह भी कलदार हो जाता है। निश्चित तौर पर जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करके आ रहे हैं। हमारी विचारधारा, हमारी पंचनिष्ठा, इसमें जो निष्ठा बताएगा वो कलदार है, नहीं बताएगा तो फिर ठीक है जी। मतलब खनकदार तो पुराना ही है। नहीं, निश्चित तौर सिसोदिया जी हैं। निश्चित तौर पर विचार के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी है, विचार परिवार है और एक विचार को लेकर कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम विचार के लिए जीते हैं। हम सरकार, सत्ता, ये सब तो साधन है उस विचार को सिद्ध करने का। हमने जो संकल्प लिए 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना के समय, उन संकल्पों को हमने सरकार में आने के बाद में सिद्ध करके देने का काम किया। ये हमारी संकल्प से सिद्धि की। देखिए आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये अर्थ नहीं लगाइएगा कि सिसोदिया जी कह रहे हैं जो आ रहे हैं वो सत्ता और सरकार के लिए आ रहे हैं। ऐसा आशय नहीं है सर इनका, ऐसा बिल्कुल आशय नहीं है। इनका कहना है कि जो बीजेपी में आ जाता है वो बीजेपी के विचार को समर्पित हो जाता है। हाँ, कलदार कलदार है, कलदार के साथ जो आ रहे हैं वो भी कलदार हैं, हो जाएंगे कलदार। चलिए मनोज जी, ये एक बड़ा आज कैलाश जी का ये बयान भी बहुत इशारा करता है चीज़ों की तरफ, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी हम फिर मुद्दे पर आते हैं। सही बात है, विदिशा से शिवराज जी का जो अभिन्न संबंध है किसी से छिपा नहीं है, और यही वजह है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वजह कांग्रेस के लिए भी फिट होती है। लेकिन आप जो देख रहे हैं, जो मनोबल है कि बोलना किसको चाहिए, जीतू पटवारी सेना नायक हैं, मुख्य बोलेंगे ही, कमलनाथ जी बोलेंगे ही। हालांकि 1 महीना भी नहीं हुआ जब किस तरह की चर्चाएं चल निकली थी, और भी नेता, अभी गोविंद सिंह जी बैठे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। तो इसके बीच में ये कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनका मनोबल, जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव लड़ाएंगे, और वो कार्यकर्ता क्या करेगा सर? वो देखिए शरद जी, कलदार को कलाकार तो नहीं कहा, खैर कलदार कलदार है, और किसी ने ये भी नहीं कहा कांग्रेस के लोग, जो लोग आ रहे हैं वो कलाकार है। तो ये हालांकि ये भी हम नहीं कर रहे हैं, ये भी जी का भी आशय नहीं है, हमारा आशय भी वो नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, एक बात अभी आनंद जी कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी किया, मैं किसी पार्टी की वो नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण के बतौर, बीजेपी ने तो ये भी किया कि जो सांसद और केंद्रीय मंत्री थे उनको चुनाव लड़ा दिया विधानसभा का, और अब कहते हैं कि उनकी लोकसभा से छुट्टी हो गई। तो ये भी एक निर्णय के पहले हरियाणा की तरह सफाई भी हो गई, गुजरात में भी हुआ। ये नेतृत्व की क्षमता, ये आपके अंदर एक मैसेज की जरूरत है, जिस कार्यकर्ता को मुझे लगता है कि आनंद जी भी महसूस कर रहे होंगे, भले ना कहें, या बाकी कार्यकर्ता भी। क्यों अक्षयकांत बम का नाम सामने आ जाता वहां से? कौन से ऐसे कार्यकर्ता, मैं किसी कार्यकर्ता पर भी सवाल नहीं उठा रहा हूं, आनंद जी जैसे कार्यकर्ता है तो फिर आनंद जी का नाम आ जाए यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों वरिष्ठ नेताओं की जरूरत पड़ रही? जरूरत इसलिए पड़ेगी शरद जी, क्योंकि सामना करना है एक भारतीय जनता पार्टी से, जिसके लिए, जिसका सत्ता में लगातार दखल है, सत्ता में बनी हुई है केंद्र और राज्य में, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए वरिष्ठ नेताओं की जरूरत होगी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या कोई वरिष्ठ नेता ऐसा है, या जीतू पटवारी आकर आज ये कह सकते हैं कि हाँ मैं इंदौर से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ? और जिस दिन ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कांग्रेस का विश्वास भी बढ़ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी में जो जाने का सिलसिला है वो भी थम जाएगा। बिल्कुल। और फिर मैं उसी सवाल को दोहराता हूँ कि तमाम कांग्रेस के जो नेता जो पूरी ताकत से खड़े रहते हैं कांग्रेस के लिए, वो आनंद जी जैसे युवाओं का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते कि आनंद तुम लड़ो, तुम नहीं लड़ रहे हो, मैं लड़ रहा हूँ, और तुम्हारे वित्तीय पोषण के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहता हूँ। ये चीज़ें ज़रूरी। हालांकि अब ये बहुत आदर्शवाद है आनंद जी, आप भी समझते हैं, आप ही की पार्टी के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए। भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ने बताया है कि राजनीतिक दल आखिर कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद इसके लिए तो दिया ही जाना चाहिए। बहरहाल राज्यपाल जी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, आपके मन की भी बातें हैं। वो मुझे शिवराज सिंह चौहान जी वाला जवाब नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाँ दिया है, ऐसे तो मैंने भी जवाब दिए हैं, आप माने ना माने, हम आपके लिए भी वही मानते हैं कि आपके यहाँ भी यही स्थिति है। चलिए, तो बहरहाल प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैं फिर वही लौट कर आता हूँ कि मेरी उम्र 36 साल है,
शिवराज सिंह चौहान विदिशा और बुदनी से 34 वर्षों से किसी ना किसी रूप में निर्वाचित हो रहे हैं, चाहे विधायक हो, फिर सांसद हो, फिर विधायक, मुख्यमंत्री हो और अब फिर लेकिन 2018-19 के आसपास एक लिस्ट आती है जिसमें विदिशा जो है वो देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल था। तो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या विजन है जो 34 सालों में पूरा नहीं हो पाया? मैं ये भाजपा से पूछना चाहता हूं। और कांग्रेस और भाजपा का मैंने पहली बार कहा कि भाजपा और कांग्रेस की मजबूती से देश आगे नहीं जाएगा, देश जाएगा जनता की मजबूती से। और जनता किससे मजबूत होगी? जब अच्छी शिक्षा होगी, जब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, बढ़िया सड़कें होंगी, जब कुपोषण खत्म हो जाएगा, जब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो हम इन पर क्या बात कर रहे हैं? आज ही मैं सुन रहा था जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं कार्यवाहक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि ये विकास और काम वाम की बातें तो बाद में हो जाएगी, पहले चुनाव जिताओ 25 की 25 सीटों पर। क्यों भाई? काम और विकास की बात बाद में क्यों होगी? ये भाजपा का असल चरित्र है। असली मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। और अभी जब चुनाव आ गया तो सिलेंडर पर भी 100 रुपए कम कर दिए गए, पेट्रोल और डीजल पर भी 2-2 रुपए कम कर दिए गए। तो फिर 5 सालों से 9 सालों से लूट कौन रहा था? इसका जवाब भी देना होगा ना। असली मुद्दे ये हैं। इन कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा, कांग्रेस की 2 दिन बाद सूची आ जाएगी, उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि कहां क्या होगा। एक माफ कीजिएगा, एक नैरेटिव मुझे थोड़ा जनता को भी लगता होगा कि जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, कांग्रेस थी 10 साल तो हम देखते थे कि बीजेपी का आरोप होता था लूट की सरकार है, लूट रही है। मतलब क्या सरकारें लूटने के लिए आती हैं? चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, या द्रमुक की हो, या अन्ना द्रमुक की हो। मतलब ये नैरेटिव मत सेट करिए। चुनने वाली जनता नहीं, हम इस पे कभी, इस पे इलेक्शन पे हम अलग बात करेंगे। राजपाल जी जवाब दे लें क्योंकि समय मुझसे कह रहा है कि आपके पास हार्डली, शरद जी यू हैव ओनली 1 मिनट ओनली। जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर स्वाभाविक है, चुनाव है तो चलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन देने का काम किया अपने इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से भारत के वैभव को बढ़ाने का काम किया है, भारत को पूरे विश्व में जिस प्रकार से स्थापित करने का काम किया, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये पूरे विश्व के अंदर इस बात की चर्चा है। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित ये राजनीतिक दल अपने संकल्प को लेकर सिद्ध करने में लगा है और हमारा अंत्योदय का संकल्प है। हम गरीब कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर अंत्योदय के तहत हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करने के लिए सरकार में है। 15 सेकंड। लेकिन भाजपा का जो असली कार्यकर्ता है, जिसे कुशाभाऊ ठाकरे और दिवंगत अनिल माधव दवे जी, दीनदयाल योजना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वकालत कांग्रेस के प्रवक्ता को करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने काम से, अपने काम के आधार पर वो प्रसन्न है, वो प्रसन्न है दरी बिछाने में, वो प्रसन्न है पार्टी के आज परचम को फहराने में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राजपाल जी का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आनंद जी का। कैसे एंकर हो द्विवेदी जी, जब बहस गर्म होती हो तो धन्यवाद कर देते हो। लोग तो कहते हैं इसी में आनंद आता है, जितना जोर से बोला जाएगा स्टूडियो में उतना न देखा जाएगा। बुड़बक पागल है का? सर ऐसे एंकर तो नहीं है सर। हम चाहते हैं कि शांति से बात हो और कोई दिक्कत भी गड़बड़ भी हो जाए तो चला जाए सर। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में अटक कर रह गई, धन्यवाद करने के साथ अतिथियों को, मैं उस बात की तरफ जरूर ध्यान खींचूंगा। 34 साल में शिवराज जी को चुना, बिल्कुल सही है, कुशाभाऊ ठाकरे जी। और वो पीढ़ी अब बीजेपी की मध्य प्रदेश में, राजपाल जी की उम्र में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है 40+ होंगे ही। अब वो पीढ़ी 50 पहुंच रही है और 50 पहुंच रही है। शायद देर हो गई कुछ बीजेपी में, इसीलिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी ने समझ लिया कि नहीं, भजन लाल शर्मा चाहिए भैया राजस्थान में, भैया विष्णुदेव साय चाहिए भैया, और यहाँ डॉक्टर मोहन यादव चाहिए भैया। और अगली पीढ़ी अगर राजपाल सिसोदिया जी की नहीं हुई और कांग्रेस में आनंद जी की नहीं हुई तो काहे को राजनीति में आएंगे साहब? पर जिंदगी भर स्टूडियो में बैठकर अपने अपने पक्ष में तलवार भांजते रहेंगे? नहीं सर, ये नहीं चलेगा। तो आप राजनीतिक दल कृपया करके इन युवा चेहरों को पहचानिए। 50 तक युवा हैं सब राजनीति में जी, तो इनको चुनिए, इनको आगे बढ़ाइए और इनके महत्व को समझिए और आगे देखिए आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ से। नमस्कार।